ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे और इसमें कितने लेक्चर हो चुके हैं? 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 7 और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंथैल्पी कॉपी पे हेडिंग करी एंथैल्पी ब्रैकेट में कैपिटल H एंड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H एंड देन लिसन द स्टेटमेंट। सबसे पहले तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने डेल्टा E स्टडी किया। डेल्टा E को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज को अगर हम खाली एनर्जी चेंज कहें तो इट इज ऑल्सो एनर्जी चेंज। इट इज ऑल्सो एनर्जी चेंज, बट जिसको हम लोग एनर्जी चेंज के नाम से अभी तक जानते थे, दैट वॉज एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस वॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं? किस लेटर से? QP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं QV से। QV से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। QV क्या हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर हम इसी की जगह पर QP कर दें तो ये क्या है? पूरा सेंटेंस बोलिए। हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको क्या कहते हैं? इसको डेल्टा H कहते हैं। इसको डेल्टा H कहते हैं। वर्ड्स में क्या बोले? इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज, तो ये इंटरनल एनर्जी चेंज था, ये इंथैल्पी चेंज हो गया। अब हम ये आपके दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं, इन दोनों को मिला करके क्या बोल सकते हैं? एनर्जी चेंजेस। दीज आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी चेंजेस। ये जो पहले जानते थे एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, अब जो पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब इंथैल्पी में खाली एक कंडीशन अटैच कर देंगे, प्रेशर की, तो जो एनर्जी चेंज होगा उसी को हम इंथैल्पी कहेंगे। इसको मतलब कि इंथैल्पी इज ऑलवेज स्टडीड एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी को हम लोग टोटल हीट कंटेंट भी कहते हैं। इंथैल्पी इज ऑल्सो कॉल्ड, ये पहला पॉइंट देखें, इंथैल्पी इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट, दूसरा नाम है इसका, इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट। फिर देखिए दूसरा पॉइंट हमने क्या किया? इंथैल्पी इज अ न्यू टर्म विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनर्जी चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला पॉइंट कॉपी में लिख लीजिए। लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, enthalpy is also called heat content. Enthalpy is also called heat content. Is also called heat content. Then write note number 2. Note number 2. Enthalpy is a new term. Enthalpy is a new term. Is a new term which is used to express. Which is used to express the energy changes. Used to express the energy changes. Energy changes at constant pressure. At constant pressure. At constant प्रेशर। फिर एक पॉइंट और करिए, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 देखिए किससे रिलेटेड है? नहीं, थर्ड पॉइंट किससे रिलेटेड है? देखिए, यस, स्टेट फंक्शन से है ना। तो लिखिए लाइक इंटरनल एनर्जी। लाइक इंटरनल एनर्जी, enthalpy is also a state function. Enthalpy is also a state function. Also a state function. अब हेडिंग करिए डेफिनेशन।
Now we'll write definition. Then write enthalpy is defined as the total heat content. Enthalpy is defined as the total heat content at constant pressure. फिर अगले स्टेप पे लिखे therefore H इज इक्वल टू E प्लस PV, ये टोटल हीट कंटेंट है। H इज इक्वल टू E प्लस PV, क्योंकि जब भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो टोटल हीट जाएगी कहाँ, कुछ तो उसकी इंटर एनर्जी बढ़ाएगी और कुछ से वर्क होगा, ये टोटल हीट कंटेंट है, इसी को एंथैल्पी कहा जाएगा। तो एंथैल्पी के अंदर दो चीजें रहती, इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी, जो वर्क होता है। अच्छा एक काम कर दें, अगर हम डेल्टा वी जीरो कर दें तो वर्क जीरो हो जाएगा। जब वर्क जीरो हो जाएगा तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस रहेगा, फिर दोनों एक ही हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई हो जाएगा। तो इसका मतलब खाली वर्क का डिफरेंस आता है, अगर एक्सपेंशन वर्क हटा दें तो फिर ये दोनों एक ही चीज हो जाती है। ठीक है, फिर थोड़ा सा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, पैरा चेंज करिए, लिखिए देयरफॉर enthalpy may be defined as the sum of internal energy and pressure volume energy, PV energy, and pressure volume energy of a system. अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं डेल्टा एच का, हेडिंग करिए एंथैल्पी चेंज, राइट, एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज, राइट, सिंस H इज इक्वल टू E प्लस PV, H इज इक्वल टू E प्लस PV, H इज इक्वल टू E प्लस PV। अगले स्टेप में और सब में हमने चेंज ले लिया, तो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस ये डेल्टा बाहर लगाइए और ब्रैकेट में PV, डेल्टा PV, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा PV। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, इक्वेशन 1। फिर जरा इसको एक्सपेंड करते हैं, डेल्टा PV का मतलब क्या हो गया, एक बार P कांस्टेंट करेंगे, एक बार V कांस्टेंट करेंगे, तो आगे इसको एक्सप्रेस कर दीजिए, और डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये आगे का डेल्टा हटा दिए यहां से, P डेल्टा V, मतलब अभी क्या कांस्टेंट किया हमने, क्या कांस्टेंट किया, P कांस्टेंट किया, हाँ P कांस्टेंट किया, प्लस V डेल्टा P, अब क्या कांस्टेंट किया रेचल, अब V कांस्टेंट किया। तो एक बार हमने P कांस्टेंट किया, एक बार V कांस्टेंट किया। अच्छा फिर पैरा चेंज करिए, इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि एंथैल्पी स्टडी कर रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, ब्रैकेट में डेल्टा P इज इक्वल टू 0, वही वैल्यू ला के यहां प्लेस करते हैं, देन
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। देखिए ये कहां गया, वी डेल्टा पी कहां गया, जब डेल्टा पी जीरो है तो ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, इसलिए खत्म हो गया। ठीक है, हमने पूछा ये कहां गया, तो आप बोले जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। क्यों कांस्टेंट कर दिया, क्योंकि इंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं, इंथैल्पी प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो अब इक्वेशन बन गया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2। फिर आगे चलिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर अगले स्टेप पे आइए, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, वर्क W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू, W की वैल्यू हमने यहां लाके रखी इस इक्वेशन में, Q माइनस पी डेल्टा वी हो गया, Q माइनस पी डेल्टा वी। ये पी डेल्टा वी क्या था, ये W की वैल्यू हमने लाके रख दी। अच्छा, फिर लिखिए पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा E, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा E इन इक्वेशन 2, in equation 2, therefore delta H is equal to, delta H is equal to Q minus P delta V, Q minus P delta V plus P delta V। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, एक प्लस था एक माइनस था, बचा क्या, खाली Q बचा। Therefore delta H is equal to Q, डेल्टा H is equal to Q। और क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो इसी को हम QP भी कह सकते हैं। फिर अगले स्टेप पे लिखिए दे, और QP is equal to डेल्टा H, QP is equal to डेल्टा H। QP का नाम क्या रखा जाए, QP, डेल्टा H इंथैल्पी चेंज था, QP इज द हीट एब्जॉर्ब्ड कांस्टेंट प्रेशर। नीचे लिखिए हियर QP इज द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो अब ये 2 पॉइंट हम लोग लर्न करके रखेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। क्या लर्न करना है, पहले हम लोगों ने कहा था QV इज इक्वल टू डेल्टा E, और आज हम लोगों ने कहा QP इज इक्वल टू डेल्टा H। ठीक है, QV को क्या कहते हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। दोनों को खूब अच्छे से लर्न करेंगे। लिखिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, heat absorbed at constant pressure, heat absorbed at constant pressure, constant pressure। अगले स्टेप पे लिखिए QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। Then write note number 2. Note number 2, heat absorbed at constant volume, heat absorbed at constant volume
कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर अगले स्टेप में QV इज इक्वल टू डेल्टा E, QV इज इक्वल टू डेल्टा E, डेल्टा E। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इस पे कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। अच्छा, कहाँ पे? अच्छा, अगर ये दोनों पॉइंट समझ में आता है तो अभी देखिए इसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे, बताइएगा। हो गया? अच्छा, अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6। ये शीट तो है ही आपके पास, मैंने ग्रुप पे डाल दिया था, ठीक है। खाली कॉपी में लिखे क्वेश्चन नंबर 6, DA मतलब डेली असाइनमेंट। ये कॉपी में लिखे तो क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, DA क्वेश्चन 6, डेली असाइनमेंट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 कॉपी में डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन में ये था, डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ गैस विद रेफरेंस टू हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी जो हमने नोट नंबर 1 नोट नंबर 2 लिखा था वही इसी क्वेश्चन का आंसर था। वो डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी विद रेफरेंस टू हीट एब्जॉर्ब्ड। तो यही बताना था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब, डायरेक्टली आंसर लिखिए, आंसर लिखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6 बस खाली हेडिंग करके और डायरेक्टली आंसर लिखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम the heat absorbed by the gas, heat absorbed by the gas is equal to its change in internal energy, its change in internal energy, its change in इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। फिर अगले स्टेप पे देयरफॉर QV इज इक्वल टू डेल्टा E, देयरफॉर QV इज इक्वल टू डेल्टा E। यही तो अभी लिखा था हम लोगों ने, QV इज इक्वल टू डेल्टा E। फिर उसी तरह से पैरा चेंज करिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब्ड, अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू इट्स, क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज, इट्स एंथैल्पी चेंज, इट्स एंथैल्पी चेंज। तो मैथमेटिकली कैसे लिखें, देयरफॉर QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। फिर अगली हेडिंग करिए, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E, डेल्टा H एंड डेल्टा E। नाउ स्टॉप राइटिंग, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पहले ऑब्जर्व करिए, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E।
पहले तो अगर दोनों में सिमिलरिटी पूछे आपसे, डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या सिमिलरिटी होती है, तो बोथ कैन बी कॉल्ड एनर्जी चेंजेस, दोनों को एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हम लोग एक बात ये सोचते हैं, अगर कोई हमने सॉलिड लिया, जैसे ये पेन है, इसे प्रेशर लगाते हैं, जैसे हमने दबाया, इसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सॉलिड पे फ़र्क नहीं पड़ता, लिक्विड पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गैस से फ़र्क पड़ जाता है। अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया कि अगर रूम में क्रॉस वेंटिलेशन हो, जैसे अगर ये विंडो हम खोल दें यहाँ से और कोई एंटर करे, डोर ऐसे खोले, जब वो डोर खोलता है तो यहाँ इस कर्टन पे कोई मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? हल्का सा होगा। किधर जाएगा कर्टन? ये अंदर की बाहर? बहुत अच्छा। क्यों? हाँ, क्योंकि उसने डिस्प्लेस किया एयर को, तो वॉल्यूम जरा भी चेंज हुआ तो तुरंत इफेक्ट नज़र आता है गैसेस के केस में। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग को करना है कि इंथैल्पी चेंज हम लोग किस स्टेट में स्टडी करेंगे? केवल गैस में करेंगे, क्योंकि अब ये पॉइंट समझ में आएगा आपको। देखिए, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ए इज नॉट यूजुअली सिग्निफिकेंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स, क्योंकि डेल्टा वी में कोई डिफरेंस होगा ही नहीं सॉलिड लिक्विड में, ठीक है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट चेंज एप्रिसिएबली, उतना चेंज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्या करें कि हाउएवर व्हेन द सिस्टम इन्वॉल्व गैसेज, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा ई बिकम सिग्निफिकेंट। तो पहले तो ये दिमाग में आ जाए कि खाली हमको गैस ही लेना है। ये तो डे 1 हम लोग बात कर चुके थे कि सिस्टम का मतलब ही एक ही होगा कि कोई सिलेंडर होगा उसमें गैस ही लेंगे। लेकिन अब आगे चल के हम लोगों ने और क्लियर किया कि वाई नॉट सॉलिड, वाई नॉट लिक्विड, क्यों नहीं लेंगे? कोई चेंज नहीं होगा। सॉलिड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लिक्विड पे इतना कम पड़ता है कि फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड में थोड़ा फर्क पड़ेगा लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, केवल गैसेज से फर्क पड़ता है, केवल गैसेज से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने गैस लिया। अच्छा, ये क्या होता है? इसको, इस इक्वेशन का कोई नाम है क्या? P = nRT। बहुत अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपको कब पता लगा? फिजिक्स में कि इसके पहले पता लगा था? अच्छा, तो उसमें P = nRT कहाँ पर आया था? हाँ, 12th में आया होगा, क्योंकि देखिए गैसियस स्टेट क्लास 11 से उड़ा दिया गया। CBSE पता नहीं क्या करना चाह रहा है, डॉक्टर विद रिड्यूस सिलेबस बनाना चाह रहा है। डॉक्टर विदाउट डाइजेशन। ऐसे डॉक्टर बना रहे जिसको डाइजेशन के बारे में पता ही नहीं है, अब खुद ही बीमार रहेगा वो डॉक्टर। अगर उसको नहीं पता। भाई देखिए, 3 स्टेट्स होती हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें से कौन सी स्टेट इस समय CBSE पढ़ा रही है? 11th 12th? हाँ, नहीं, गैस उड़ा दिया। 12th से सॉलिड उड़ा दिया। दोनों था पहले, तीनों था पहले, अब खाली लिक्विड है। तो यही तो बात है यार। आप ये बता दीजिए कि टोटल 10 ऑर्गन सिस्टम हैं बायो में, 10 ऑर्गन सिस्टम है। कौन सा ऑर्गन सिस्टम काम करेगा अगर उसको एनर्जी ना मिले तो? और किस सिस्टम से एनर्जी मिलती है वही नहीं पता।
ऐसे खड़े खड़े गिर गए। क्या क्या कर रहे थे? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। बिना डाइजेशन के सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे थे और ग्लूकोज का लेवल कम हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम में। पता नहीं चला। अब क्या कहा जाए, कुछ नहीं कह सकते, है ना। अब क्या कहें, डाइजेशन के बिना कैसे यार, समझ में नहीं आ रहा है। डाइजेशन में हम लोग, डाइजेशन की शुरुआत होती थी, क्योंकि आई बिन अ मैथ्स स्टूडेंट, लेकिन बायो में हमको मज़ा आती है। आई स्टडी बायो, है ना, और हमारा सब्जेक्ट है, बीएससी हमारा उसी से हो ही रहा है, तो हम पढ़ते हैं, मज़ा आती है। कि अब जब दांत के बारे में पता ही नहीं है आपको, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर? 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब उसमें से डेंटल फार्मूला बताइए हमको, कितने दांत होते हैं टोटल? 32। 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, 32 है। उसमें से ऐसे डिवाइड होगा, ये क्वाड्रेंट बनेंगे, तो इसमें कितने आएंगे दांत? 8। 8 इधर हुए, 8 इधर हुए, ये लगाया मैंने, ठीक है। अब कितने कितने हैं? 8 8, ये 8 8 इधर, 32 हो गया। तो जो डेंटल फार्मूला होगा इतने का होगा, फिर वही रिपीट हो जाएगा चारों में। तो इसमें 8 है, तो 8 में बताना है कि 8 का कैसे होता है। 2 1 2 3, नहीं रुक जाइए, वो मोबाइल पे ज़रा देखिए, डेंटल फार्मूला डालिए। हम शायद 2 1 2 1, इसी को देखिए क्या है डेंटल फार्मूला। हाँ, क्या 2 1 2 3, हाँ ठीक है, तब बस ठीक है, 2 1 2 3, ठीक है। तो देखिए 8 हुए कि नहीं हुए? 3 ये हो गया, 5 ये हो गया, मिला के 8 हो गया। तो 8 8 चारों में रहेगा, ठीक है। और अब इसको कैसे करेंगे? ये 2 क्या होगा? इंसीजर, ठीक है। कैनाइन, मोलर और पी मोलर, ये हो गया। ये फॉर्मूला चलेगा इसी तरीके से, ठीक है। तो अब अगर ये सब डाइजेशन में तो आता है, जब डाइजेशन पढ़ते तभी तो ये सब स्टडी करेंगे आप, है ना। तो वो हटा दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलिए केमिस्ट्री पर आते हैं। तो मतलब 12 से सॉलिड हटा दिया, 11 से गैस हटा दिया, केवल लिक्विड है। तो लिक्विड लेके खुश हो जाइए, और क्या। कई बच्चे हैं खुद, जितना कम होता है उतना उनको अच्छा लगता है। अच्छा ये भी हट गया, तुरंत काट दिए। खुद तुरंत 1 मिनट इंतजार नहीं करते, वो तुरंत काट देते हैं कि ये तो सिलेबस में ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है कि नहीं। लेकिन सारा इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए आइडियल गैस इक्वेशन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ रही है। PV = nRT होता है। हमने 2 इक्वेशन बना लिए। रिएक्टेंट के लिए होगा PVR, R क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। तो फिर NR कर दिया यहाँ पे हमने। NR का मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और फिर R तो गैस कांस्टेंट होता है, T टेम्परेचर हो गया। उस तरह से प्रोडक्ट में आ गया, तो PVP = NPRT हो गया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए P कॉमन किया हमने, P कॉमन किया तो PV VP माइनस VR, इसको हमने डेल्टा V कर दिया। वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट। और फिर से यहाँ पर आए तो हमने ये देखिए NP माइनस RT कॉमन कर दिया, NP माइनस NR किया। NP माइनस NR को क्या लिखा? डेल्टा NG। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मोल है, और G
ना गैसियस के मोल हैं। अभी जो न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो इसमें हम सॉलिड को नहीं लेंगे, लिक्विड को नहीं लेंगे, खाली गैस को लेते हैं। तो जब भी डेल्टा एच स्टडी करेंगे तो वी कंसिडर ओनली गैसियस मोल्स, ओनली गैसियस मोल्स, नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड, उसको कंसिडर नहीं करते। तो अब इक्वेशन 4 हमारा तैयार हो गया, P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, और इसको ला करके हमने इक्वेशन 1 में प्लेस कर दिया तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इसी से न्यूमेरिकल करना है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E। इसके पहले यहाँ पे क्या था, P डेल्टा V था, तो अब उसकी जगह पे हमने ला के कर दिया डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा H को क्या कहें, इंथैल्पी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन गैसियस मोल्स, चेंज इन गैसेस मोल आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर हो गया। इसी इक्वेशन पे हमको क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज द रिलेशनशिप, ऊपर हेडिंग हमने क्या की थी, रिलेशनशिप बिटवीन एंड डेल्टा ई। तो अब बोलिए क्या रिलेशनशिप है, डेल्टा एच, दो फॉर्मूले हैं, एक तो बोलेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, एक ये रिलेशनशिप है। दूसरा, अगर गैसेस को खाली कंसिडर करते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इन दोनों पे हमें क्वेश्चन करने, ठीक है। डेरिवेशन स्टार्ट करिए, लिखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, फिर लिखिए फॉर गैसेस, फॉर गैसेस, हाँ गैसेस तो देखिए रुक जाइए, ऑल गैसेस आर, लिखना बंद करिए सुनिएगा, ऑल गैसेस आर सपोज टू बी आइडियल, गैस को हम आइडियल ही सपोज करते हैं। तभी जैसे कोई भी गैस आती है तुरंत हम लोग बोलते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है, मतलब गैस को हमने आइडियल सपोज कर रखा, बट इनफैक्ट नो गैस इज आइडियल। तो ये भी जब पढ़ना शुरू करते हैं कि जब आइडियल गैस होती नहीं तो फिर पढ़ते क्यों हैं। आइडियल गैस जानते हैं किसको कहते हैं, आइडियल गैस इसको कहते हैं, देखिए, हाँ हाँ कुछ कुछ सही है, देखिए जो कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, जैसे ये गैस है, ये मॉलिक्यूल है गैस के, जब हम इस पर प्रेशर लगाते हैं तो ये कंप्रेस नहीं होता, हाँ मॉलिक्यूल कंप्रेस नहीं होता, कंप्रेस क्या होता है, ये कंप्रेस होता है, इसके बीच का स्पेस ये कंप्रेस होता है, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कंप्रेस होता है, इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कंप्रेस होता है। अच्छा ये कंप्रेस क्यों नहीं होता, क्योंकि आइडियल गैस का ये जो वॉल्यूम है, ये इसको अगर हमने B सपोज कर लिया, स्मॉल b, और ये पूरे गैस का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, उसको V सपोज कर लिया, तो ये जो B होता है V के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल होता है। इसलिए इसको इनकम्प्रेसिबल कहते हैं कि जो कंप्रेस होता है वो V कंप्रेस होता है, मतलब इसके बीच का स्पेस कंप्रेस होता है, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंप्रेस्ड। लेकिन फिर जब सोचते हैं, वैन डर वाल एक केमिस्ट था, VANDERWALLS, इनका V पहला लेटर स्मॉल है और दूसरा ये कैपिटल से है,
हाँ, ये पहला वी स्मॉल से है। वैंडरवाल में ये वी स्मॉल होता है और डब्ल्यू कैपिटल होता है। ऐसा तो नाम मैंने तो नहीं देखा अभी तक। पहला कैपिटल होना चाहिए ना, ये किसी कंट्री का है, ऐसा करते हैं। तो वैंडरवाल की स्पेलिंग में ये किया। वैंडरवाल ने कहा नहीं, ये क्या बेवकूफ़ी की बात आप लोग कर रहे हैं। बोले कि ठीक है, नेग्लिजिबल है ना, लेकिन जीरो तो नहीं है। ये वैंडरवाल का कहना था। नेग्लिजिबल और जीरो में डिफरेंस होता है। जीरो मतलब कुछ नहीं है, नेग्लिजिबल मतलब कुछ तो है। तो हाँ, ना के बराबर है लेकिन ना तो नहीं है। ये कहना था। तो अब वैंडरवाल ने ये कहा कि अच्छा ठीक है, आपने अगर 1 मोल गैस ले लिया, 1 मोल 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 10⁻23 कितने 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे करते जाइए भाई। अभी देखिए, जैसे हम बोलते हैं 10⁵, तो ये क्या होता है, ये 1 लाख होता है। ये 1 लाख, 5 जीरो हो गया। फिर हमने क्या 10⁻7, तो ये 1 करोड़ हो गया। 10⁻9 1 अरब हो गया। ये है 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल हैं, मतलब अरब के बाद खरब होता है, उसके आगे हमको भी नहीं पता, इतना ही सुना है मैंने भी बस। तो ये 10⁻23, तो उनको कहना ये था कि इसका कुछ तो वॉल्यूम आएगा। इतने खरब मॉलिक्यूल हैं, इतने खरब है मॉलिक्यूल, अरब खरब, कुछ तो मॉलिक्यूल आएगा। तो फिर इसीलिए फिर वैंडरवाल ने करेक्शन दिया था आइडियल गैस में। वो बीएससी में स्टडी करते हैं हम लोग, वैंडरवाल इक्वेशन अलग आती है। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन पीजी कोऑर्डिनेटी, इसी को मॉडिफाई करते हैं, वो अलग से करते हैं, ठीक है। और ये बात लॉजिकल भी लगती है कि यार कुछ तो मॉलिक्यूल होंगे, कि जब इतने कितने खरब मॉलिक्यूल हैं, उसको कुछ तो वॉल्यूम होगा, जीरो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी जो हम लोग V की बात करेंगे, ये V कौन सा होगा, ये कंटेनर का वॉल्यूम होता है। ये मान के चलते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है, नेग्लिजिबल, लेकिन यहां पे तो जीरो लिया गया है। बोलते नेग्लिजिबल, लेते जीरो। यहां कहां कंसिडर किया आपने, ये तो कंटेनर का वॉल्यूम है ना। और जबकि मोल किसका लिया, गैस का, वॉल्यूम कंटेनर का ले रहे हैं। तो तभी तो होता है कि इसमें से बहुत से लोग होते हैं जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, वो साइंटिस्ट हो जाते हैं। हाँ भाई, जैसे फिलोसफर किसको कहते हैं, फिलोसफर, हाँ, ये वर्ड था फिलॉसफी, फिला प्लस सोफिया, सोफिया, इसी को मिला के फिलॉसफी वर्ड बनाया। फिला का मतलब होता है लव, सोफिया का मतलब होता है नॉलेज। तो दोज हु आर थर्स्टी फॉर नॉलेज, दे आर कॉल्ड फिलोसफर, दे आर कॉल्ड फिलोसफर। हिंदी में क्या कहते हैं, फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन कहते हैं। और फिलॉसफर को दार्शनिक कहा जाता है। दार्शनिक, ये वर्ड सुना होगा आपने शायद, दार्शनिक। देखिए, KANAD, कनाद, ऋषि कनाद, इन्होंने हमको ये वर्ड दिया था, ये परमाणु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम। तो ये केमिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है ना। तो ये इंडियन फिलोसफर थे ये,
ऋषिज होते थे पहले और वो सोचते रहते थे बैठ करके, उन्हीं को फिलोसफर कहते हैं। एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, है ना? एरिस्टोटल से एक बार कोई पूछने आया कि सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज, शुड वी गो फॉर इट और नॉट? बोले यस ऑफ कोर्स वी शुड डू मैरिज। अब वो सोचा फिलोसफर इतने बड़े हैं, कोई तो होगा कि क्यों करना चाहिए शादी। क्या टू थिंग्स विल हैपन, इफ यू गेट अ गुड वाइफ तो यू विल बी वेरी हैप्पी, इफ यू गेट अ बैड वाइफ you will become philosopher like me. ये बढ़िया बात थी ना? वेनॉल इक्वेशन आता है, लेकिन वो चैप्टर ही उड़ा दिया गया। कैसे स्टेट में था तो उड़ा दिया। हाँ, वेंडरवॉल इक्वेशन आती थी। वेंडरवॉल इक्वेशन अप्लाई होती थी फॉर रियल गैसेस। ऑल गैसेस आर रियल गैसेस बट नो गैस इज आइडियल। तो वही हमको लगता है व्हाई वी स्टडी, क्योंकि वो तभी तो एरिस्टोटल की बात हो रही है, तभी तो फिलोसफर हो जाते हैं कि जो होता नहीं वो पढ़ते हैं, इसलिए फिलोसफर बन जाते हैं। एरिस्टोटल के लिए हम ये बताना चाह रहे थे, वो लिखता रहता था जैसे पढ़ रहा है वो, तो उसकी वाइफ जो है बकेट में पानी भर के लाके से डाल देती थी। इतनी प्रॉब्लम है घर पे क्या? क्या पढ़ते रहिए, ऐसा होता है क्या? तो अभी आप कहिए मत कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, 1% प्रॉब्लम नहीं है आपके लाइफ में। अब वो वर्ल्ड लेवल का फिलोसफर बनना है। अगर आप अपने माइंड, जो भी हम लोग क्लास के पहले कह रहे थे, अगर माइंड को प्रोजेक्ट मत करने दीजिए, इफ यू स्टॉप इट्स मॉडिफिकेशन, तो यू एंड गॉड देयर इज नो डिफरेंस। जैसे सनलाइट आ रही है, ये लाइट है अभी, ठीक है, अगर यहां पे 10 लोग और आ जाएं रूम में तो इस लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं करेगा। और सब लोग क्लास के बाहर चले जाएं तब क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक सेंटेंस याद करना है। हिंदी में देखिए, हिंदी लिख लेते हैं कि नहीं? अच्छा, प्रकाशक, प्रकाशित, कुछ वर्ड समझ में आ रहे हैं कि नहीं? प्रकाशक मतलब जो प्रकाश देता है, लाइक दिस लाइट। प्रकाशित मतलब जो लाइटेड होता है, जैसे हम लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं तो वी आर प्रकाशित, ठीक है, जिसपे लाइट पड़ रही है। प्रकाशक प्रकाशित से प्रभावित होता है कि नहीं होता? बोलिए, होता है? नहीं होता। अभी यही तो मैंने कहा था आपसे कि सब लोग रूम के बाहर चले जाए, लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, प्रकाशित प्रकाशक से प्रभावित होता है। हमारे पर फर्क पड़ेगा, लाइट चलेगी तो हम परेशान हो जाएंगे, खाना कैसे बनाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन सब लोग चले जाएं इसके ऊपर कोई फर्क नहीं है। जैसे सनलाइट है, सनलाइट है, अभी हर 1 मिनट पे हजारों लाखों बच्चे पैदा होते हैं, और किसी नीडी बॉर्न बेबी को सनलाइट ना मिले तो डू यू नो व्हाट विल हैपन? न्यूली बॉर्न बेबी को सनलाइट ना मिले तो पता है क्या होगा? जॉन्डिस हो जाएगा उसको। न्यूली बॉर्न बेबी को धूप में रखा जाता है, बेबी को
बोन्स स्ट्रांग होती हैं, सनलाइट से न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो अब अगर सनलाइट ना हो तो हमारे पर फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हम यहाँ से चले जाते हैं, डिपार्ट कर जाते हैं, तो सनलाइट पे क्या फ़र्क पड़ता है या अगर 1 लाख लोग पैदा हो गए तो क्या फ़र्क पड़ा। तो ये सेंटेंस रटना है आपको, प्रकाशक प्रकाशित से प्रभावित नहीं होता। अब अपने पॉइंट पर आते हैं। प्रकाशक की जगह पर अपने मन को रख लीजिएगा। हमारा मन जो है वो 2 ऑप्शन आपको देते हैं, ये प्रकाशक होता है या प्रकाशित होता है। हाँ, तो इसका प्रकाशक कौन है? हाँ, अभी जो है जैसे आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आप बिस्तर से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, वो यही तो डिसाइड करता है, नहीं और कौन डिसाइड करता है? तो आपके लिए तो आपका मन ही आपका प्रकाशक हो गया। उसी तो सारी लाइट है आपके आंखों में, चमक मन की वजह से है। अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो आंख बंद कर लेंगे, आप बात करने का मन नहीं है प्रकाश, लाइट चली गई आंख बंद, ठीक है। तो हमें खाली ये कहना है कि हमारे मन को प्रकाशक की तरह से होना चाहिए। मतलब जब आपको पता लगा कि प्रकाशक प्रकाशित से प्रभावित नहीं होता है, तो फिर देखिए जैसे ये अभी जो 3 चीज़ें हमने कही थी आपसे कि मन को किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ये काम करना शुरू कर लिया तो फिर जैसे जो लाइफ में हमारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए मैंने क्या लिखा, द्वंद्व, ये वर्ड सुना है? द्वंद्व, पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। द्वंद्व मतलब रात है तो दिन है, मेल है तो फीमेल है, पेन है तो प्लेजर है। दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। दिस वर्ड इज फुल ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। यहां पे कोई चीज ऐसी नहीं जिसका ऑपोजिट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर बर्थ है तो डेथ भी है, पेन है तो प्लेजर भी है। पेन प्लेजर उल्टा हो गया। अगर अभी आप ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो बस इंतज़ार करिए, आने वाला है क्योंकि दिन के बाद तो रात आती है, रात के बाद तो दिन आती है। ये कहा जाता है देयर इज नो सनराइज विदाउट सनसेट, देयर इज नो सनराइज विदाउट सनसेट। तो दिस वर्ड इज फुल ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। भाई जैसे आप जब हैप्पी हुए, किसी को देखा आप हैप्पी हो गए, फिर वो चला गया तो सैड हो गए। तो सैड क्यों हुए हैं? बिकॉज यू आर हैप्पी। अगर आपने ना देखा होता उसको तो ना हैप्पी होते ना सैड होते, ओके रहते जैसे थे पहले। तो पहले तो खुशी थे जब कुछ नहीं था तो खुश थे। भाई छोटा बच्चा हैप्पी रहता है कि नहीं? पूरा हैप्पी रहता है। लेकिन जब उसका टॉय अगर कोई ले ले तो सैड हो जाता है ना? अच्छा, लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है कि वो एक दिन बाद फिर भूल जाता है टॉय के बारे में, फिर हैप्पी हो जाता है। तो इस मतलब कि जो सैडनेस, सॉरो आया था उसका कॉज क्या था? दैट टॉय, एंड इट वॉज एन इल्यूजन। क्योंकि अगर टॉय था तो एक दिन बाद भी उसको रोना चाहिए, नहीं रो रहा है, भूल गया। क्योंकि यही कहना चाह रहे हैं कि माइंड में कोई चीज़ परमानेंट होती नहीं है। माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो सारे चेंज होते रहते हैं। तो कुछ मत करिए, हैव पेशेंस, दैट्स इट। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। हैव
पेशेंस, इट टू शैल पास। अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, दोनों पास हो जाएगा। बस थोड़ा सब्र करिए और कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, और इसकी प्रैक्टिस करिए। ये वर्ड याद करना था ना, है ना, तितिक्षा। लड़की का नाम भी होता है, किसी लड़की का नाम रख सकते हैं। तितिक्षा का मतलब क्या होता है? बेयरिंग ऑफ सफरिंग्स, बेयरिंग ऑफ सफरिंग्स विदाउट एंजाइटी और वीपिंग। कुछ भी हो जाएगा उफ नहीं करेंगे, उसको तितिक्षा कहते हैं। इवन विदाउट वांटिंग टू रिटेलिएट, कितना भी आप हमको करेंगे, हम बदले में हम कुछ नहीं करेंगे, बस सह लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, इसको तितिक्षा कहते हैं, है ना। तो बड़े बड़े सेंट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है ना, कुछ भी कर दीजिए। एरिस्टोटल ने यही तो था, इसको तितिक्षा नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं, ही इज स्टिल राइटिंग और खुश हो रहा है। थैंक यू, अब नहाना नहीं पड़ेगा आपको। उसमें भी थैंक यू कि टाइम बच गया हमारा। भाई जो होना तो हो ही गया। अब एक ऑप्शन ये था कि दिन भर मुंह बना के लड़ाई करते हैं आप, और दूसरा खुश हो रहे हैं। जब खुश हुए तो राइटिंग पे फर्क नहीं पड़ा, फिर बस कपड़ा चेंज किया और जाकर फिर लिखना शुरू कर दिए। अब वो और जल भून रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ा इनके ऊपर, अब वो और कुछ सोच रही है, अब की बार आग ला के डालते हैं। ठीक है, ये चीज ये कहा जाता है कि अगर आपके मन में ये खत्म हो जाए, अगर आप किसी द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते, ये सेंटेंस रटना पड़ेगा आपको, अगर आप किसी द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते तो आप आत्मस्वरूप में होते हैं, आप परमात्मा स्वरूप होते हैं। देन यू आर रियल यू, मतलब यू विल बी ओनली सोल, देन तब आप परमात्मा होते हैं। भगवान और हमारे में यही तो डिफरेंस है। अभी मैंने एग्जाम्पल तो दिया कि सन को सन गॉड कहते हैं ना, वाई? बिकॉज ही इज नेवर अफेक्टेड, ही इज नेवर अफेक्टेड बाई दिस वर्ल्ड। तो हम भी अगर इस वर्ड से अफेक्ट ना हो, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। भाई सन पे क्या फर्क पड़ता है यार, यहां से गाली दीजिए सन को, क्या फर्क पड़ता है? या सनलाइट आ रही है, मारिए सनलाइट को जूते से, उसको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लाइट पे क्या फर्क पड़ता है? पंखे को तोड़ दीजिए आप, लाइट पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, लाइट चली है तो पंखा नहीं चलेगा, ये कन्फर्म है। उसका इफेक्ट इसे पड़ेगा, लेकिन उसका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है। तो ये कहा है कि अगर हम द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते हैं तो हम अपने आत्म स्वरूप में होते हैं, हम परमात्म स्वरूप में होते हैं। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस वर्ल्ड? इज इट पॉसिबल? हाँ रेचल, मतलब पेन और प्लेजर दोनों में इक्वल रहना, इज इट पॉसिबल? टाइम लग रहा है सोचने में। हाँ, क्या नहीं हो सकता? यस, इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू योगा। जब आपके अंदर ये हो जाता है, ये तितिक्षा, पर जब एक पोस्चर पे रहते हैं, किसी भी एक पोस्चर पर रहते हैं, तो पेन होता है। जैसे ये हमने करा दिया दिस, इस पोजीशन पे यहां स्टे करना है, कितनी देर स्टे कर सकते हैं? उस दिन कराया था, कितनी देर स्टे किया था आपने? हाँ, 10 सेकेंड के बाद बैंड बजने लगती है, तो यहाँ बैक में पेन होता है, ठीक है। लेकिन फिर जब आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। हाँ, देखिए इतना करने के बाद ज़्यादा तो लोग हाँफने लगते हैं। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपसे,
करने के बाद भी एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, नहीं तो इतने में तो सांस ऊपर नीचे होने लगती है उनकी, है ना। तो वो लेकिन धीरे धीरे आता है, प्रैक्टिस करके आता है, प्रैक्टिस करके आता है, प्रैक्टिस करके आता है, ठीक है। या पादहस्तासन ये वाला जो था ये दिस, और फिर ये कितनी देर होल्ड करेंगे? देखिए हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो यही तो कह रहे हैं। और अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन ये है, ये कौन सा वर्ड, ये वर्ड याद करिए, ये क्या था? तितिक्षा। ये क्या है? दर्द कहाँ पे हो रहा है? बॉडी में कि नहीं, ध्यान से, बॉडी में कि माइंड में? अब यही सोचना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये कहा जाए कि आप ये करिए, अभी 1 लाख रुपए मिलेगा आपको, अब दर्द कहाँ पे होगा? अब कहीं नहीं होगा। अब हैप्पीनेस इतनी ज्यादा है कि दर्द को डिसॉल्व कर दिया उसने, मन में होता है। ये सारी चीजें मन में होती हैं, है ना। कभी आपको टाइम मिले तो एक सॉन्ग सुनिएगा, तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा, ये लिख लीजिए, सॉन्ग सुनिएगा, इट इज अ हाईली स्पिरिचुअल सॉन्ग। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण। तोरा मन, दर्पण को दर्पण बोलते हैं, दर्पण है वो। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मतलब आपका मन आपको बता देता है कि आप कौन हैं। जब आप स्माइल करते हैं ना, तो ये कैसे? ये मन से ही तो होता है, और कैसे होता है? अगर सैड हैं तो ये बना रहेगा, हैप्पी है तो ये थोड़ा खिला रहेगा। तो सब आपके मन पे डिपेंड करता है। तो हमें प्रैक्टिस क्या करना है? योग से, योग सबसे बड़ी चीज क्या आपको देगा? आपके माइंड पे कंट्रोल देगा। इसी को क्या कहते हैं? देखिए, लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। सम प्लस आधी, हाँ, समाधि। ज़्यादा तो लोग सोचते हैं कि जब आदमी मर जाता तो समाधि होती है, इसको समाधि कहते हैं। ज़्यादा तो लोग को यही पता होता है ना। सम का मतलब क्या होता है? खत्म होना, हट जाना। और आधि किसको कहते हैं? ये मन के विकार को आधि कहते हैं। जो माइंड में जो प्रॉब्लम्स होती है, एजिटेशन, जो 6 विकार अभी बताए थे मैंने, काम क्रोध लोभ मोह, उन सबको मिला करके आधि कहा जाता है। तो जब योग करेंगे तो समाधि मिलती, योग समाधि है, मतलब माइंड कंट्रोल्ड रहेगा, माइंड कंट्रोल रहेगा। भाई अभी जो पोस्चर कर रहे थे तो माइंड एकदम फोकस्ड है। पूरा माइंड कहाँ पे लगा? पूरा माइंड यहाँ पे लगा था, क्योंकि यहाँ दर्द हो रही थी। हैमस्ट्रिंग बहुत दर्द होती है, जब आप आगे झुकते हैं तो हैमस्ट्रिंग बहुत तेज स्ट्रेच होती है, तो पूरा दिमाग यहाँ पे लगा है, ठीक है। माइंड एकदम फोकस रहेगा, और फिर करते 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 फिर वो दर्द अच्छा लगने लगेगा आपको। जैसे, और स्टार्ट कैसे करी? 1 मिनट से। हर एक पोस्चर 1-1 मिनट स्टे करना, 1-1 मिनट। तो फिर क्या होगा? धीरे 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 ये स्थिति आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप किसी पोस्चर में बैठ जाएंगे, फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? तब इस पे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंड पे कंट्रोल हो रहा है ना। तो ये सारे जो पेयर ऑफ ऑपोजिट्स होते हैं, ये कहाँ होते हैं? माइंड के अंदर होते हैं। तो योग से क्या फर्क पड़ेगा? योग से फिर वर्ड आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, आप वर्ड को अफेक्ट कर देंगे। कैसे? भाई अगर हम अभी पब्लिकली ये सब करना शुरू कर दें तो अभी भीड़ लगना शुरू हो जाएगी। कहीं भी कहीं भी कहीं भी पब्लिकली करना शुरू कर दें तो लोग खड़े होने शुरू हो जाएंगे 2 मिनट में। तो अफेक्ट तो हो रहे हैं वो, लेकिन अब कोई ताली बजा रहा नहीं बजा रहा, हम अफेक्ट नहीं हो रहे हैं उससे। क्यों? हम क्यों नहीं इफेक्ट हो रहे हैं?
क्योंकि हम तुम्हारे लिए कर ही नहीं रहे हम तो अपने लिए कर रहे हैं, हमको मज़ा आ रही है, हमको मज़ा आ रही है, हम अपने लिए कर रहे हैं। तो बस ये चीज़ दिमाग में रखना है कि आप कौन हैं, आप प्रकाशक हैं। तो प्रकाशक प्रकाशित से प्रभावित नहीं होता है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये सब कैसे आएगा, खाली योगा करना शुरू करिए बस। डेली कितनी देर, 1 आवर। अभी आधे घंटे शुरू करिए, अभी 15 मिनट से शुरू करिए, लेकिन 1 घंटे जब रोज़ आप ये करना शुरू करेंगे, एक तो बॉडी फिट रहेगी, आपकी बॉडी फिट रहेगी। योग के लिए 4 चीज़ें आप कह सकते हैं। देखिए कि योग क्या चीज़ देगा, ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। योग आपको लाइफ में क्या क्या दे देगा। योग आपको लाइफ में समाधि दे देगा। समाधि का मतलब क्या हो गया, जितने माइंड की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी, है ना। पहला समाधि दे देगा योग, मतलब माइंड की प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। फिर देखिए योग आपको समाधान दे देगा। समाधान समझते हैं, सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। इट विल गिव यू सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। कैसे, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो माइंड से सॉल्व करते हैं, और माइंड को आपने मास्टर कर लिया, माइंड को मास्टर कर लिया, है ना, समाधि से। तो योग समाधि है, योग समाधान है। नंबर 3, योग साधन है। साधन समझते हैं, जरिया, बहुत अच्छा, योग साधन है, योग साधन है। और नंबर 4, योग साधना है। इसका मीनिंग उस दिन रेचल आपने बताया था, साधना, हाँ, ध्यान, मेडिटेशन, है ना। तो योग आपको ये 4 चीज़ें दे देगा। ठीक है, चलिए हम लोग PV=NRT भी आ जाते हैं PV=NRT मतलब बात कहाँ से कहाँ पहुँची थी। आइडियल गैस इक्वेशन, नो गैस इज आइडियल, ऑल गैसेज आर रियल गैसेज। इसीलिए हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ते हैं कि वैन डर वाल ने किस गैस के लिए दिया था, रियल गैस के लिए दिया था। इट वॉज फॉर रियल गैसेज, बट रियल गैसेज हर जगह PV=NRT लगा देते हैं क्यों लगाते हैं, दिस आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। स्कूल टीचर जो होता था, जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे ने कहा था कि जब होता ही नहीं तो पढ़ते क्यों है। तो उन्होंने कहा था कि पहले इम्परफेक्ट को जानने के लिए पहले परफेक्ट जानना पड़ता है। अपनी अपनी थ्योरी है। हाँ, इम्परफेक्ट को जानने के लिए पहले, हाँ, बिकॉज इट्स अ रिलेटिव थिंग। भाई आपको क्या पता कि दिन किसको कहते हैं। एग्जैक्टली सर, अगर कोई रूल ही नहीं होगा तो फिर क्या करें, तो कुछ पता ही नहीं है। भाई आपको क्या पता प्लेजर किसको कहते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू गेट पेन। खट्टा किसको कहते हैं, पहले रसगुल्ला खा लीजिए तो पता लगेगा इसको खट्टा कहते हैं। तो इट्स अ, ये भी बात सही है जो अभी आपने कहा, इट्स अ रिस्पेक्टिव फिनोमेना, क्योंकि को एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है बिना। तो इसलिए तो कहा दिस वर्ड इज फुल ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। तो एक तो कुछ होता ही नहीं है, तो सब साथ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, ये तो अब हटा दिया है, तो खाली लिक्विड हम लोग को स्टडी करना है, लेकिन अभी तो थोड़ी सी हमको ज़रूरत गैस की पड़ रही थी। ठीक है, फिर आगे चलिए, फॉर आइडियल गैसेस PV=NRT डेरिवेशन कर रहे थे। फॉर आइडियल गैसेस PV=NRT। फिर अगले स्टेप पे फॉर रिएक्टेंट्स, फॉर रिएक्टेंट्स, फॉर रिएक्टेंट्स क्या हो जाएगा, PVR=NRRT। PVR=NRRT। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए। फिर लिखिए फॉर प्रोडक्ट्स, फॉर प्रोडक्ट्स
पी वी पी इज इक्वल टू एन पी आर टी, पी वी पी इज इक्वल टू एन पी आर टी। इक्वेशन 3 कर लीजिए। पापा आ गए हैं क्या यार? आपने बताया था पापा को क्या? हाँ सर बता दिया। हाँ, कब बताया? क्लास शुरू होने से पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 5 मिनट। तो कब आए होंगे यार वो? तो वो सर वो आई गेस 4:30। अच्छा तब ठीक है। वो उनकी आवाज़ आ रही तो हमने कहा ये तो पापा हैं आपके। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ये वाला ये डेरिवेशन खाली कंप्लीट कर लीजिए। फिर लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो P कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में Vp माइनस वी आर, इन ब्रैकेट राइट Vp माइनस वी आर, देन ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू Np RT माइनस NR RT, Np RT माइनस NR RT। फिर हम लोग ये Vp माइनस वी आर को डेल्टा V कर दें तो हो गया P डेल्टा V, P डेल्टा V, और इन दोनों में से RT कॉमन कर दिया तो RT बाद में लिखा, हमने लिखा NP माइनस NR ब्रैकेट में, NP माइनस NR ब्रैकेट के बाद RT। तो फिर हमारा एक नया फार्मूला बन गया डेल्टा नहीं P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG RT, डेल्टा NG RT। इसको इक्वेशन 4 कर दीजिए, डेल्टा NG RT, डेल्टा NG RT। और डेल्टा NG है क्या है? यहां लिखे हियर डेल्टा NG इज इक्वल टू चेंज इन गैसियस मोल्स, चेंज इन गैसियस मोल्स, डेल्टा NG इज इक्वल टू चेंज इन गैसियस मोल्स, change in gaseous moles। Then write putting this value of P delta V, putting this value of P delta V in equation 1, इन इक्वेशन 1। तो जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या हो गया? हाँ ये डेल्टा, ये तो इक्वेशन 1 हमने फिर से लिख दिया। ये फार्मूला बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। जब इक्वेशन 1 में प्लेस करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। इसको इक्वेशन 5 करके इसको बॉक्स में इनक्लोज करिए, यही फाइनल फार्मूला हो गया। दिस इज द फाइनल फार्मूला। तो अब डेल्टा H के 2 फार्मूले आ गए, इसी पे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ये दोनों फार्मूले खाली लिख लीजिए बस। लिखिए इंपॉर्टेंट फार्मूला ये ऑफ डेल्टा H, इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ डेल्टा H। तो ट्यूसडे को ये चैप्टर हम लोग का अब कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे को इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। पहला फार्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, P डेल्टा V। दूसरा फार्मूला मिल गया डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। बस इतना लिख के छोड़ दीजिए, फिर ट्यूसडे को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।